नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जो लगातार बदहजमी रहती है या स्किन पर बार बार वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और हाँ वो घुटनों का दर्द भी, ये सब दिक्कतें जो सुनने में बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, कहीं इनकी जड़ एक ही तो नहीं? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से कुछ जानकारी आई है जो ये बताती है कि आयुर्वेद की नज़र से देखें तो शरीर का एसिड बेस बैलेंस या जिसे हम पीएच संतुलन कहते हैं, वो कई बीमारियों का मतलब जड़ हो सकता है। सही कहा। ये एसिड बेस संतुलन सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन जैसा कि स्रोत बता रहा है, ये अनगिनत हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ हो सकता है। मतलब छोटी मोटी दिक्कतों जैसे गैस, एसिडिटी से लेकर पीलिया, अस्थमा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस, यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस, किडनी प्रॉब्लम, यूटीआई, हार्ट ब्लॉकेज जैसी सीरियस कंडीशंस तक। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है कि हम अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग इलाज ढूंढते रहते हैं। हाँ, जैसे घुटने के दर्द के लिए अलग डॉक्टर, स्किन के लिए अलग। वही। लेकिन क्या हो अगर एक ही मूल कारण, एक ही जड़ को ठीक कर लिया जाए, तो शायद कई समस्याएं एक साथ ही सुलझ जाएं। यही इस आयुर्वेदिक अप्रोच की खासियत है जो स्रोत बता रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। वैसे मॉडर्न साइंस भी तो एसिड बेस बैलेंस देखती है ना? वो ब्लड गैस रिपोर्ट्स वगैरह। हाँ, देखती है, लेकिन ज्यादातर गंभीर मामलों में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में। आयुर्वेद का नजरिया जैसा स्रोत बताता है, यह है कि ये संतुलन रोजमर्रा की सेहत और लगभग हर तरह की बीमारी से जुड़ा है। तो आज हम इसी में थोड़ा और उतरेंगे। आयुर्वेद आखिर इस एसिड बेस या पीएच बैलेंस को समझता कैसे है? क्या ये वाकई हजारों साल पुराना ज्ञान है जैसा स्रोत का दावा है? और इसे बैलेंस करके सेहत कैसे सुधारी जा सकती है, खासकर उन तरीकों से जिनसे शायद दवाइयों पर हमारी निर्भरता कुछ कम हो सके? चलिए पहले आयुर्वेद का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसे समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो आधार है वो पंच तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये माना जाता है कि हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं पांच तत्वों से बना है। हाँ, ये तो सुना है। तो जब शरीर में इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है, तभी रोग पैदा होते हैं। आज हम खास तौर पर ये देखेंगे कि कैसे इन तत्वों का इम्बैलेंस शरीर को दो मुख्य स्थितियों में ले जा सकता है। एक है अम्लीय यानी एसिडिक, और दूसरी है क्षारीय यानी अल्कलाइन। अच्छा, तो ये पंच तत्वों का बिगड़ना ही एसिडिक या अल्कलाइन बनाता है। कौन से तत्व किस तरफ ले जाते हैं? स्रोत के हिसाब से जब शरीर में जल और पृथ्वी तत्व, मतलब पानी और मिट्टी वाले गुण बढ़ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो शरीर की प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर में एक तरह की अंदरूनी नमी या भारीपन आ गया है। ओके, नमी और भारीपन। और इसके उलट जब आकाश, वायु और अग्नि तत्व यानी स्पेस, एयर और फायर वाले गुण बढ़ जाते हैं, तो शरीर क्षारीय मतलब अल्कलाइन, या आप कह सकते हैं ज्यादा रूखा और हल्का हो जाता है। समझ गए। तो पहले इस अम्लीय या एसिडिक हालत को पकड़ते हैं। ये अंदरूनी नमी या भारीपन कैसे आता है शरीर में और इसके नतीजे क्या होते हैं, जैसा स्रोत बता रहा है? तो होता यह है कि जब शरीर में जल और पृथ्वी तत्व बढ़ते हैं, तो हमारी जठराग्नि, मतलब जो हमारी पाचन की आग है, डाइजेस्टिव फायर, वो धीमी पड़ जाती है। जैसे गीली लकड़ियों से आग ठीक से नहीं जलती ना, हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही अब जब पाचन अग्नि ही मंद हो गई, तो जो खाना हम खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है और शरीर में एक तरह का चिपचिपा भारी पदार्थ जमा होने लगता है। आयुर्वेद में इसे क्लेद या आम कहते हैं। यही शरीर की एसिडिक अवस्था की शुरुआत है। आम, ये शब्द तो आयुर्वेद में बहुत सुनने को मिलता है। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कहीं सूखी जमीन है और उस पर बहुत ज्यादा पानी भर जाए और पानी निकलने का रास्ता ना हो, तो क्या होगा? कीचड़ बन जाएगा। बिल्कुल, कीचड़ बन जाएगा। और अगर वो कीचड़ वहीं पड़ा रहे, तो धीरे धीरे उसमें गंदगी बढ़ेगी, बदबू आने लगेगी, कीड़े मकोड़े पनपेंगे, है ना? और आसपास जो पौधे होंगे वो भी गलने लगेंगे। हाँ, ये तो होता है। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो बाहर ब्रह्मांड में होता है, वैसा ही हमारे शरीर यानी पिंड में भी होता है। तो शरीर में जो आम जमा हो रहा है, वो इसी कीचड़ की तरह है। अरे बाप रे, ये तो काफी विजुअल उदाहरण है। तो ये आम या क्लेद, ये सिर्फ पेट की गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं रहता,
ये कैसे दूसरी दिक्कतों को जन्म देता है, जैसे आपने शुरू में कहा था स्किन इन्फेक्शन या जोड़ों का दर्द? हाँ, यहीं से बात आगे बढ़ती है। स्रोत के अनुसार ये आम सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता। शुरू में तो ये गैस बनाएगा, एसिडिटी करेगा, खट्टी डकारें आएंगी, और लोग अक्सर क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। हाँ, वो तो फौरन राहत के लिए लेते ही हैं। उसमें क्या गड़बड़ है? यही एक पेच है। स्रोत के मुताबिक एंटासिड पेट के एसिड को तो शांत कर देते हैं, लेकिन वो अच्छे बुरे सभी बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिनमें पाचन में मदद करने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी शामिल हैं। ओह, तो मतलब वो डाइजेशन को और बिगाड़ सकते हैं। हाँ, लंबी अवधि में इससे पाचन क्रिया और कमजोर हो जाती है। अब खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है, और इससे और ज्यादा जहरीला अधपचा रस बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम विष कहा गया है। आम विष यानी टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल। अब ये आम विष जब खून में घुल जाता है, तो ये खून के साथ पूरे शरीर में घूमने लगता है, और ये जहां जहां जमा होता है वहां वहां प्रॉब्लम खड़ी करता है। जैसे मान लीजिए ये त्वचा में जमा हो गया, तो वहां फंगल इन्फेक्शन, खुजली, एक्जीमा, सोरासिस जैसी दिक्कतें पैदा कर सकता है। अच्छा, और जोड़ों के दर्द से इसका क्या लेना देना? जब ये आम विष खून के जरिए बहता हुआ जोड़ों तक पहुंचता है, जैसे घुटनों में, कोहनियों में, उंगलियों में, और वहां जमा हो जाता है, तो ये वहां सूजन और दर्द पैदा करता है। इसी को हम आम भाषा में गठिया या आर्थराइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में इसे आम वात कहा जाता है। तो ये आम ही गठिया का एक बड़ा कारण बन सकता है। ये सिलसिला यहीं रुकता है या और भी कुछ है? नहीं, स्रोत बताता है कि ये और भी आगे जा सकता है। जब खून में ये आम विष और एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है। हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं। उनका काम है खून के पीएच को नॉर्मल रखना। ओके। तो वो क्या करती हैं, वो हड्डियों में से कैल्शियम निकालकर खून में डालने लगती हैं, ताकि खून की एसिडिटी थोड़ी कम हो जाए, बैलेंस हो जाए। एक मिनट, हड्डियों से कैल्शियम निकालकर, पर इससे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी? बिल्कुल, स्रोत यही समझाता है। और जब ये लंबे समय तक चलता रहता है, तो हड्डियां धीरे धीरे खोखली और कमजोर होने लगती हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई है। हाँ, और फिर लोग कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो असली जड़ पर काम नहीं कर रहे होते। असली जड़ है खून की एसिडिटी, और वो आम जिसे कम करने की जरूरत है। स्रोत कहता है कि सिर्फ सप्लीमेंट लेना ऊपर ऊपर का इलाज है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है कि सप्लीमेंट से पहले उस एसिडिटी को ठीक करो, जिसके कारण शरीर हड्डियों से कैल्शियम खींच रहा है। बिल्कुल, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम हड्डियों से निकलकर खून में आया है, ये बाद में कहीं और जमा हो सकता है। जैसे किडनी में जमा होकर पथरी यानी किडनी स्टोन्स बना सकता है, या फिर जोड़ों में ही जमा होकर गठिया को और बढ़ा सकता है। अरे यार, ये तो पूरा एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। मतलब गैस, एसिडिटी से शुरू होकर स्किन प्रॉब्लम, फंगस, गठिया, हड्डियों की कमजोरी, फिर किडनी स्टोन, सब एक ही धागे से जुड़े हैं। वाकई आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन का ये दृष्टिकोण काफी अलग है। हाँ, ये लक्षणों के पीछे जो मूल कारण है उस पर फोकस करने की बात करता है। ठीक है, ये तो हुई अम्लीयता यानी एसिडिक और गीली अवस्था की बात। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन भी है, क्षारीयता या एल्कलाइन, जो ज्यादा रूखी होती है। स्रोत के हिसाब से ये कैसे होती है और ये क्यों खतरनाक है? क्षारीयता की स्थिति तब बनती है जब शरीर में आकाश, वायु और अग्नि तत्व बढ़ जाते हैं। ये अक्सर होता है गलत खानपान से, गलत लाइफस्टाइल से, या जैसे मौसम बदलता है उसके हिसाब से हम अपने आहार विहार में बदलाव नहीं करते तब। इससे होता क्या है कि शरीर अंदर से रूखा मतलब डिहाइड्रेटेड होने लगता है। इसके कुछ रोजमर्रा के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किस तरह के खानपान या लाइफस्टाइल से ये होता है? जरूर। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, जिसमें शरीर को ठंडक चाहिए, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा रूखी और गर्म तासीर वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे बाजरा, मक्का, चना ज़्यादा खा रहे हैं जौ या ज्वार की जगह। या फिर ठंडी तासीर वाले घी या नारियल तेल की बजाय गर्म तासीर वाला सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। या बहुत ज़्यादा गर्म मसाले खाना, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना, बहुत उपवास रखना, देर रात तक जागना, बहुत चिंता करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें शरीर में वायु और अग्नि को बढ़ाती हैं, जिससे रूखापन बढ़ता है और शरीर अल्कलाइन या क्षारीय हो जाता है। तो जैसे एसिडिक अवस्था वो कीचड़ जैसी थी, ये अल्कलाइन अवस्था एक तरह से सूखे रेगिस्तान जैसी हो गई। बिल्कुल सही समझा आपने। जैसे तेज धूप और हवा से कीचड़ सूख जाता है, जमीन फट जाती है,
पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रूखापन आने लगता है। और इसका सबसे पहला असर पड़ता है रस धातु पर। रस धातु, ये क्या है? इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? आयुर्वेद में 7 धातुएं मानी गई हैं। रस धातु उनमें पहली है। जो भी हम खाते पीते हैं, उससे पचने के बाद जो सबसे पहला पोषण सार बनता है, उसे रस कहते हैं। आप इसे शरीर का प्राइमरी न्यूट्रिएंट फ्लूइड समझ सकते हैं। यही रस आगे चलकर बाकी धातुओं को पोषण देता है, जैसे रक्त, खून, मांस, मसल्स, मेद, फैट, अस्थि, हड्डी, मज्जा, बोन मैरो और आखिर में शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ओह, तो ये तो बिल्कुल फाउंडेशन हुआ। हाँ, स्रोत कहता है कि अगर ये फाउंडेशनल रस ही सूखने लगे, तो फिर आगे की पूरी पोषण की चेन ही गड़बड़ा जाती है। समझ गई। तो अगर ये रस सूखता है तो शरीर पर क्या असर दिखता है? सबसे पहले तो शरीर को खाया पिया लगता नहीं, वजन कम होने लगता है, अंदरूनी रूखेपन की वजह से स्किन मुरझाने लगती है, ड्राई हो जाती है, थकान, बेचैनी महसूस होती है। और क्योंकि रस से ही रक्त बनता है, तो रस सूखेगा तो खून की कमी भी हो सकती है, यानी एनीमिया। और अगर ये हालत लंबे समय तक बनी रहे तो स्रोत के अनुसार धीरे धीरे ऑर्गन्स सिकुड़ने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, लिवर, किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। मल सूख कर कड़ा हो जाता है, जिससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। कब से फिर गैस भी तो बनती होगी? हाँ, और ये कब्ज वाली गैस जब ऊपर की तरफ दबाव डालती है, तो सिर दर्द, माइग्रेन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। खून की कमी से ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। जोड़ों के बीच जो चिकनाई होती है, जिसे ग्रीस कहते हैं, वो सूखने लगती है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न आती है। और आपने शुरू में हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर चीजों से भी इसे जोड़ा था, वो कनेक्शन कैसे बनता है? हाँ, स्रोत का तर्क ये है कि जब पूरे शरीर में रूखापन बढ़ जाता है, खून भी गाढ़ा हो सकता है या उसकी मात्रा कम हो सकती है, तो खून का जो फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो ठीक से नहीं हो पाता, उसमें रुकावट आती है। इससे हमारे हार्ट पर जोर पड़ता है और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या सडन कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। ना भी उतना ही खतरनाक है। बैलेंस ही सब कुछ है। ये वाकई शरीर को अलग अलग पुर्जों वाली मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी इंटरकनेक्टेड, जुड़ी हुई व्यवस्था की तरह देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि ये शरीर भगवान द्वारा रची एक सुनहरी रचना है, जिसमें सब कुछ एक दूसरे से रक्त यानी खून के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो खून को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत का सुझाव ये है कि हम अलग अलग अंगों के लक्षणों का इलाज करने के बजाय अगर हम इस जोड़ने वाले तत्व यानी रक्त धातु और उसके एसिड बेस या कहें कि तात्विक संतुलन को ठीक कर लें, तो शायद बहुत सारी बीमारियां एक साथ जड़ से ठीक हो सकती हैं। ये सोचना कि खून को ठीक करने से बाकी अंग ठीक हो सकते हैं, ये काफी पावरफुल आइडिया है। स्रोत में माँ के गर्भ का भी उदाहरण था शायद। हाँ, स्रोत याद दिलाता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चे के अंग बनते हैं, फेफड़े, किडनी, लिवर, हार्ट, वो सब बनते तो खून से ही है ना। तो ये लॉजिकल है कि अगर उनमें कोई खराबी आती है, तो उसका एक मुख्य कारण खून का यानी रक्त धातु का असंतुलन हो सकता है। और अगर वो बने खून से हैं, तो उनका सुधार भी खून को यानी रक्त धातु को ठीक करने से ही संभव है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? बीमारियों को ठीक करने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है इस बैलेंस को साधने के लिए? मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। पहले शरीर की प्रकृति को समझो कि वो किस तरफ झुका हुआ है, एसिडिक है या एल्कलाइन, फिर उसे बैलेंस में लाओ। अगर शरीर एसिडिक है, मतलब जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा हैं, तो उसे थोड़ा क्षारीयता की तरफ ले जाओ, यानी आकाश, वायु, अग्नि तत्व बढ़ाओ। और अगर शरीर क्षारीय है, मतलब आकाश, वायु, अग्नि तत्व ज्यादा हैं, तो उसे थोड़ा अम्लता की तरफ लाओ, यानी जल और पृथ्वी तत्व बढ़ाओ। मतलब तराजू के पलड़ों को बराबर करना है। बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि ऐसा करने से आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं, जिसमें एक बीमारी ठीक करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, समाधानों पर। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के अनुसार, अगर शरीर एसिडिक है, क्लेद या आम से भरा है, तो उसे बैलेंस में कैसे लाएं? देखिए, एसिडिक शरीर में हमारा लक्ष्य है आकाश, अग्नि और वायु तत्व को बढ़ाना और जल और पृथ्वी तत्व को घटाना। खानपान और जड़ी बूटियों की बात करें तो अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए रसोई की गर्म चीजें बहुत काम आती हैं, जैसे काली मिर्च, सौंठ, सूखा अदरक, पिप्पली, दालचीनी, लहसुन, अजवाइन। और आकाश और वायु तत्व कड़वे स्वाद से बढ़ते हैं, तो कड़वी चीजें जैसे नीम, करेला, चिरायता, कुटकी, या फिर कड़वे पत्ते जैसे कड़ी पत्ता, तेज पत्ता,
सहजन मोरिंगा के पत्ते। स्रोत कहता है कि इन्हें सुबह शाम खाली पेट चबाकर खा सकते हैं, या अदरक लहसुन के साथ ले सकते हैं, या फिर इनका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। लाइफस्टाइल में भी बदलाव जरूरी हैं। जल और पृथ्वी तत्व बढ़ाने वाली चीजें जैसे मीठा, दूध, घी, मलाई, दही, पनीर, इन्हें कुछ समय के लिए कम करना या बंद करना होगा। अनाज में रूखे अनाज खाने की सलाह है, जैसे जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, मौसम के हिसाब से, पर एक बार में एक ही तरह का। सलाद, फल, जूस भी कम करने को कहा गया है, क्योंकि ये शरीर में ठंडक और नमी बढ़ाते हैं। अच्छा, सलाद फल भी कम, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, एसिडिक अवस्था में कम करने को कहा गया है, क्योंकि वो क्लेद बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय शारीरिक मेहनत करना, दिन में न सोना और सुबह शाम योग, प्राणायाम, ध्यान करना, ये अग्नि और वायु तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। पानी भी एक साथ गटगट करके नहीं, बल्कि घूंट घूंट करके बैठकर पीने की सलाह है। एक बार में 50 ml से ज्यादा नहीं। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां जैसे दशमूलारिष्ट, कुमारी आसव, त्रिकटु चूर्ण का भी जिक्र है, जो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, पर उन्हें हमेशा किसी जानकार वैद्य की सलाह से ही लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर खानपान और लाइफस्टाइल से शरीर में गर्मी, हल्कापन और थोड़ी रूखाई लानी है, ताकि वो जमी हुई नमी और भारीपन कट सके। अब इसका उल्टा करते हैं। अगर शरीर पहले से ही शारीर या रूखा है, तो उसे कैसे बैलेंस करेंगे? क्षारीय शरीर में हमें जल और पृथ्वी तत्व बढ़ाने हैं और आकाश, अग्नि, वायु को शांत करना है। खानपान और जड़ी बूटियों में जल तत्व बढ़ाने के लिए पानी खूब पीना है। दूध, घी, मक्खन, ताजे मीठे फल, सलाद, जूस का सेवन बढ़ाना है। जड़ी बूटियों में ठंडी और स्निग्ध मतलब चिकनाई वाली चीजें लेनी है, जैसे दुर्वा घास जो गणपति को चढ़ाते हैं, शतावरी, मुलेठी, आंवला, गुलाब की पंखुड़ियाँ, हरा धनिया, जीरा, सौंफ, मिश्री। इनका शरबत बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। लाइफस्टाइल में गर्म, तीखी, कड़वी चीज़ों से परहेज करना है, जैसे तेज मसाले, मिर्च, करेला, नीम, चाय, कॉफ़ी, शराब, स्मोकिंग, ये सब बंद या बहुत कम करना होगा। ज़्यादा मेहनत वाले काम से बचना है। हल्के व्यायाम और शांत करने वाले प्राणायाम जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम और ध्यान करना फ़ायदेमंद है। स्ट्रेस, चिंता, गुस्सा, इन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अग्नि और वायु को भड़काते हैं। भोजन में अच्छी क्वालिटी का घी, मक्खन, दूध, मलाई ज़रूर शामिल करनी चाहिए। विटामिन सी वाले फल भी अच्छे रहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने आरोग्य भारत के नज़रिए से ये समझा कि कैसे आयुर्वेद शरीर के अंदरूनी बैलेंस को, जिसे हम पंच तत्व बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस कह सकते हैं, सेहत की बुनियाद मानता है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय प्रॉब्लम की जड़ यानी उस इम्बैलेंस पर काम करने का एक होलिस्टिक तरीका बताता है। बिल्कुल, और स्रोत का सार यही है कि अपने शरीर की प्रकृति को समझकर कि वो एसिडिक तरफ झुका है या एल्कलाइन तरफ, हम अपने खानपान और रहन सहन में छोटे छोटे मगर सोच समझकर बदलाव लाकर इस बैलेंस को वापस पा सकते हैं। ये एक तरह से सेल्फ केयर का तरीका है, जिससे शायद बिना दवा के ही कई बीमारियों को एक साथ ठीक करने का रास्ता मिल सकता है। उड़ते हैं। अगर हमारा शरीर वाकई इतना इंटरकनेक्टेड है जैसा ये आयुर्वेदिक नजरिया बताता है, तो अपनी रोज की दिनचर्या या खानपान में शरीर की इस नमी या रूखेपन के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए आप कौन सा एक छोटा सा नियमित बदलाव ला सकते हैं? सोचिए, शायद उस एक छोटे से बदलाव का आपकी ओवरऑल हेल्थ पर अनपेक्षित रूप से बड़ा और पॉजिटिव असर पड़े। हाँ, ये वाकई सोचने लायक सवाल है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज जो भी जानकारी हमने साझा की है वो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के स्रोत पर आधारित है, और इसका उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है। कृपया किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने बुद्धि, विवेक और अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल जरूर करें, और अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए हमेशा किसी योग्य हेल्थ प्रोफेशनल या वैद्य से सलाह लें। स्रोत प्रदान करने वाले मंच का भी यही अस्वीकारण है कि किसी भी अप्रिय घटना के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।